paradise on earth, my valley Swat. The land of great Pukhtuns, my valley Swat. Destroyed suddenly by some demons, became victims of civil war. A place of peace converted into place of horror. The streams of cold water converted into streams of blood. The homes of joy converted into homes of mourning. The residence of fairies converted into residence of monsters. Drowned in his own blood, my father I saw, lying dead on the ground in blast, my cousin I saw, lying dead in blood, my uncle and his wailing children around I saw. Death entangled those we love I saw. To remember all the happy times, my secret tears still flow. The moments I can never forget, and innocent people I cannot target. Revenge killing put peace away, I know, and creating peace in the world is my objective, God knows. Hence, for the sake of peace, today I forgive all those who have broken my heart. Let there be peace on earth, and let it start from me. जब मैंने दिन में इंतकाम का जज्बा था, जब सोता था तो फिर भी सोच रहा था कि मैं किससे बदला लूँ. मुझे अपना दुश्मन कोई नज़र नहीं आया कि मेरे अब्बू को किसने शहीद किया, मेरे कज़न का कातिल कौन है और ब्लास्ट में शहीद हुआ, मेरे अंकल का कातिल कौन है. मैं ख्वाब देखता हूँ कि एक अच्छा समा है, ब्यूटीफुल गार्डन जैसे वहाँ पे मछलियाँ से चिराग लगाते हैं पानी में, ब्यूटीफुल जो है सीन जिस तरह होता है. तितलियाँ जो है वो फूलों पे इस तरह नाचते हैं, ठीक है. और मैं देखता हूँ कि कैट एंड डॉग जो दोनों एक दूसरे के दुश्मन है वो खेलते हैं, परिंदे जो है वो गाते हैं. फिर मैं एक चीखने की आवाज़ सुनता हूँ जो मॉर्निंग के जो सिस्के होते हैं. जब मैं देखता हूँ तो एक छोटी सी बच्ची होती है, वो रोती है. जब मैं उसके पास जाता हूँ कि बेटा क्यों रोते हो, कहते हैं कि मुझे इस तरह की दुनिया चाहिए. मैं जाता हूँ एनिमल के पास, मैं ख्वाब था, मैं उसके पास जाता हूँ कि आपने दुनिया कैसे बनाई. वो कहते हैं कि पीस की रहे, जब आप एक्सटर्नल पीस लाते हो उसके रहे पहले आपको इंटरनल पीस लाजमी ज़रूर है. हमने अपनी सारी दुश्मनियाँ सब कुछ जो है एक दूसरे को बख्श दी. और फिर मैंने कहा कि फॉर द सेक ऑफ पीस टुडे आई फॉरगिव ऑल दोज हू हैव ब्रोकन माय हार्ट एंड लेट देयर बी पीस ऑन अर्थ एंड लेट इट स्टार्ट फ्रॉम मी. मैंने खुद से शुरू किया कि दुनिया में अमन हो, मुझसे शुरू. मैंने अपने सारे इंतकाम जो है वो लोगों को बख्शा. स्वात के लोग पुरअमन लोग हैं और ये एक वक्त था स्टेट के दौर में कि ये पूरे पाकिस्तान में द मोस्ट सेफेस्ट इलाका था. अपनी 2000 साल से भी ज्यादा की तारीख में वादी सवात ने कई गर्म और सर्द हालात देखे. बुद्ध मत के पुरअमन दौर से लेकर सिकंदर आजम की जंगो जदल तक, महमूद गजनवी के हमले से लेकर कबायली खून खराबे तक, सवात वक्त के धारे पर बहता रहा. बिलाखिर 1917 में मकामी जिरगे ने शाह अब्दुल वदूद को इत्तेफाक राय से वाली सवात मुकर्रर कर लिया. अंग्रेज सरकार ने भी सवात को प्रिंसली स्टेट के तौर पर तस्लीम कर लिया और लोग सुकून और शांति से अपनी जिंदगी गुजारने लगे. 1947 के बंटवारे के बाद सवात पाकिस्तान का हिस्सा बना, ताहम वहाँ वाली सवात का निज़ाम राइज रहा. मगर 1969 में हुकूमत पाकिस्तान ने वाली के निज़ाम को ख़त्म करते हुए सवात को वफाकी हुकूमत के इंतज़ामी ढांचे में मदगम कर लिया. यहाँ पर एक तरफ जरगा सिस्टम था, दूसरी तरफ जुडिशरी आ गई, तो लोग आपस में उलझ पड़े. किसी ने कहा कि जरगा सिस्टम ठीक है, किसी ने कहा कि जुडिशरी निज़ाम ठीक है. इस वक्त सूफी मोहम्मद साहब आ गए. अक्सरियत ने सूफी मोहम्मद की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाकर शरीयत की आवाज़ के लिए निकल गई.
ان لوگوں کو یہ خیال تھا کہ صوفی محمد کی سیرت سے ہمیں ایسا ریاست ملے گی جو کہ والی سوات حکمران سوات بادشاہ صاحب عبدالودود کی جو ریاست تھی وہ مثالی نمونہ پھر دوبارہ شہد تھے وہ. لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ وہ سیرت جو ہے نا وہ مولانا صوفی محمد کی جو تحریک تھے تو وہ بھی تصادم تک نتیجہ پہنچ گیا. سیکورٹی فورسز کے ساتھ تصادم ہوا ایپسی کی حکومت کے ساتھ, اور وہ تحریک جو ہے نا وہ اس پہ وہ پابندی لگا دی گئی. صوفی محمد کو جیل میں ڈالا, کئی لوگ بھی مر گئے. بس حالات چلتے 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 پھر یہاں پہ بمقام مامڈیری ضلع سوات فضل اللہ صاحب آ گئے. وہ صوفی محمد کا داماد تھا. فضل اللہ صاحب نے یہاں پہ جو ہے نا وہ ایفم کا سلسلہ شروع کر دیا, اور وہ بھی لوگوں کو کہا کہ بھائی ہم کیا چاہتے ہیں لیکن شرعی نظام کی چاہتے ہیں. خواجہ خیر سے لے کے کالام تک طالبان نے, یعنی مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ وہ نہیں چاہتے تھے وہ ابھی نہیں تھے. تقریباً 7-8 مہینے ہو گئے. بچوں کے کپڑے جوتے وغیرہ ایسے نہیں خراب ہو گئے. تو جیسے ہم بازار گئے, رکشے میں بازار گئے, میں اور میری ساری بچے گھر سے اجازت مانگ کے میں گئی. جیسے میں گئی تو مجھے تو یہ پتہ نہیں تھا کہ راستے میں طالبان آئیں گے اور ہمیں روکیں گے. تو میں نے ادھر پوچھا, ایک ایسے 20 پڑا ہوا تھا. میں نے اس کا پوچھا بیٹا یہ کتنے کا ہے؟ تو اتنے میں وہ دکاندار جو تھا وہ خاموش ہی بیٹھا, وہ کچھ نہیں کہہ رہا تھا. اچھا, تو خاموش بیٹھا تھا, اخبار پڑھ رہا تھا. میں نے دوسری بار اس سے کہا بیٹا یہ کتنے کا ہے؟ تو اس نے پھر کچھ نہیں کہا. اتنے میں ایک لمبا چوڑا طالب آیا اور اس نے مجھے بولا امی آپ کس کی اجازت سے ادھر آئے؟ تو میں نے کہا بیٹا میں نے تو اجازت مانگی ہے, حالانکہ مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ طالب ہے. میں نے کبھی طالب کو دیکھا ہی نہیں تھا. میں نے کہا بیٹا میں تو گھر سے اجازت مانگ کے آئی ہوں, اور اس بچوں کی سارے بچے دیکھ رہے ہیں, اس کے کپڑے شپڑے نہیں. تو اس نے مجھے بولا ایسے یوں ہاتھ کر کے بولا نہیں امی ادھر جب آئی ہوں کس سے پوچھا؟ تو میں نے کہا ادھر تو میں نے کسی سے نہیں پوچھا. میں حیران ہو گئی. تو اتنے میں اس نے بولا کہتے گھر چلی جاؤ اور اپنا وہ جیکٹ ایسے کھول کے تو ادھر سامنے وہ ایسے بڑا سا خنجر تھا اس کا, مطلب مجھے دکھانے کے لیے. تو کہتے اتنی میں وہ باتیں بول, کہتے امی آپ لوگ گھر چلے جاؤ پھر نہیں آؤں گی. میں نے کہا اچھا بیٹا اس بچوں کے لیے جوتی وغیرہ چپل وغیرہ جو کچھ بھی ہو کپڑے وغیرہ لیتے ہوں پھر نہیں آؤں گی. اس نے مجھے آگے سے جب یہ بات اس نے مجھے کی نا کہ اگر ہم اس میں سے ایک بھی ذبح کر لینا پھر کوئی اور نہیں, تب میں نے اس کی شکل نہیں کی اوپر دیکھا پر سے پیچھے کہ مطلب یہ خالی میں. تو ہم ادھر سے بھاگ کر آ گئے. کله چې مونږ طالبانو بند کړو که نه هغه کلینیک زمونږ دغه شو لکه مونږ وله به بیا نه شو تللی, د شپې مریض له به مونږ بیا نه شو تللی. نو هغې ته مونږ جرنده واچوله, هغه دغه د طالبانو د لاسه مونږ هغې ته جرنده واچوله. هغه خو بند شو, چا بند شو نو مونږ بیا دا جوړ کړو, په دې وجه د کور له پاسه جوړ کړو چې مریض وي نو چې غریبانان وي نه چای ورکو روټۍ ورکو مریضانو له دلې. چھوٹا پیشاب بھی بند ہے, نیند بھی نہیں آتا ہے, اور آنکھوں کا نظر کمزور ہے. اچھا کب سے یہ ہوا ہے؟ 3 سال ہوا ہے. 3 سال ہو گیا. جی. آپ ڈر گئے تھے؟ جی. کس بات سے ڈر گئے تھے؟ طالبانوں کے دوران میں اس وقت چارباغ میں تھا, اور چارباغ میں بہت طالبان تھے. اس نے لوگ کہ گلے کاٹے کاٹتے, اس سے ڈر گئے. په چارباغ کې وه نه, هلته کې نو اسمتاره ډاکټر یې سره نو هلته کې د طالبانو جنګ شو. نو زه په دوی پسې لاړم, ما یې چې زه دوی راولم. نو کرپي وګرځېده نو زه ورسره ومېساره شوم. په کرپي کې زه ومېساره شوم. 3 ورځې زما هلته کې ووتې, کرپي نه ازادېده. هلته کې هغه مړي ویشتلي, هغه طالبان مړه پراته, فوجیان مړه پراته.
ما ځای داسې ووتو لاړو د دوی په ګاډي کې لاړو چې موږ لاړو دی د هغې نه ویرېد دغه شو زه خو نه مې یېرېدلې خو دی دغه شو ویرېد نه په هغې کې د ده دغه څه دغه شو حقه چې ناجوړه شوی دی او نننۍ ورځ شوه او لا دغه شوی نه دی لا سم شوی نه دی میرے خود چچا بھی طالبان نے انہیں اپنی حراست میں لیا ہوا تھا، وہ رپورٹنگ کر رہے تھے، تو ان کے گلے پہ اس طرح چوری رکھی ہوئی تھی کہ کلمہ پڑھو ہم آپ کو قتل کرنے والے ہیں۔ فضل اللہ نے خود انہیں کال کی کہ یہ میڈیا کے ساتھ ہے اور یہ جاسوس نہیں ہے، تو پھر اسے چھوڑ دیا گیا۔ ہم پاپا بلاتے تھے، اس کو بھی جاسوسی کے الزام میں بھی وہ ذبح کیا گیا۔ میں بھی اس دن بے ہوش ہوا تو جب یہ سنا کہ اسے ذبح کیا گیا ہے، اسے تختہ بند کے علاقے میں ذبح کیا گیا۔ کتنی عمر کا تھا وہ تقریباً 19۔ کس کی جاسوسی کر رہا تھا وہ آرمی کے لیے، یہ طالبان سوچتے تھے، لیکن وہ ایسا تھا نہیں، وہ ہر وقت میرے پاس رہتا تھا، میرے ساتھ کھیلتا بھی تھا، نماز کے لیے بھی ہم اکٹھے جاتے تھے، ہمارے گھر کے پڑوسی تھا ہمارا وہ، لیکن طالبان کی سوچ میں وہ جاسوس تھا، اس لیے جب مجھے اس کی یاد آتی ہے تو ایموشنل۔ سرکاری نوکروں کو انہوں نے لوگوں کے سامنے ذبح کیا اور ایک سمبل بنا کے رکھ دیا کہ اسپیشلی اسٹیٹ لائف اور پولیس والے یہ ان کے جیسے بالکل ٹارگیٹ ہی تھا کہ ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ یہ ایک بات کہا جاتا ہے کہ طالبان کا سوات کی عورتوں نے بہت ساتھ دیا، جس کی وجہ سے وہ ان کو چندہ دیا، زیور دیا، تو یہ کیا باقی اس میں کوئی سچائی ہے کہ عورتوں نے بہت ساتھ دیا، اور اگر دیا تو کیوں لیا؟ جی ہاں، اس میں سچائی ہے کہ عورتوں نے بہت ساتھ دیا، اور میں تو کہتی ہوں کہ فضل اللہ کو اوپر اٹھانے والی بھی عورتیں ہی تھیں۔ عورت کسی کو اپنا زیور نہیں دیتی، گھر میں کوئی مر بھی رہا ہو تو وہ کہتی ہیں ادھار لے لو لیکن میرا زیور مت لو، لیکن انہوں نے فضل اللہ کو خوشی سے دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شروع میں جب وہ آیا تھا تو ایک ریڈیو پروگرام وہ نشر کرتا تھا جس میں وہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بات کرتا تھا۔ کس طرح کے حقوق؟ جیسے ان کو وراثت میں حصہ ملنا چاہیے، کچھ لوگ عورتوں کی لیڈیز کے کچھ کیسز تھے کہ جیسے شاید طلاق کے تھے یا زمینوں کے تھے، لیکن بہت ساری لیڈیز کے انہوں نے کیسز بھی فوراً ہی سالو کر دیے، جس سے وہ اور بھی گرویدہ ہو گئی اس کی اور بھی اس کا ساتھ دینے لگی، لیکن بعد میں تو سب کچھ الٹا ہی ہو گیا۔ بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں یہ ہوا کہ بس ایک جنگ چھڑ گئی اس سے، اور پھر عورتوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ ہم نے کیا کر دیا۔ جب طالبان کا دور چلا تو اس میں سب سے جو پہلی انہوں نے مخالفت کی وہ آرگنائزیشن کی تھی، این جی اوز کی تھی، کہ بھائی ان کو تو بالکل ہی نہیں چھوڑنا۔ پھر جو سب سے دوسرا طبقہ تھا وہ گورنمنٹ امپلائز کا تھا، ٹیچرز کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ جو ہمارے پولیس کانسٹیبل تھے ان کو جو ہے ٹارگٹ کیا گیا، ہمارے پولیس اسٹیشن اڑا دیے گئے، ہمارے اسکولز جو گرلز اسکول تھے، بوائز اسکول کو انہوں نے کچھ نہیں کیا، لیکن جو گرلز اسکول تھے وہ تقریباً سارے تباہ کر دیے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کو خود ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کرے تو کیا کرے، کیونکہ وہ جو ٹاپ ان کے لیڈر تھے وہ صحیح چل رہے تھے، وہ اپنے ٹریک پہ صحیح تھے، جو لائک ان کے لیڈر تھے فضل اللہ وغیرہ، ان کا پوائنٹ آف ویو کسی حد تک ٹھیک تھا، لیکن بیچ میں کچھ گڑبڑ ان کا تو یہی تھا کہ یہاں پہ جو ہے وہ ایک مذہبی نظام قائم ہو، اسلامی نظام قائم ہو۔ طالبان کا مقصد اگر صرف لڑکیوں کی تعلیم ہوتی تو وہ تو انہوں نے برقع کہہ دیا، لوگ وہ بھی کرنے لگے، وہ ساری شرائط تو انہوں نے مان لی اور حکومت نے بھی ان کے ساتھ وہ شریعت کا وہ کر لیا، پھر اس کے بعد انہوں نے کیوں مطلب اس کے بعد بھی وہ اٹیکس ہو رہے تھے، تو اصل میں ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ سوات میں اپنی ایک حکومت بنانا چاہتے تھے۔ جب ہم سپری محمد کے پاس پہنچ گئے، سپری محمد نے کہا کہ کیا بات ہے، نا خالد خان نے میرے تعارف کرا، سپری محمد اٹھ کر میرے ساتھ بغل گیر ہو گیا کہ آپ تو بہت اچھی کام کر رہے ہیں لیکن آپ لوگوں نے تو بغاوت کی ہے، یہ کیوں؟ میں نے کہا کون سا بغاوت ہم نے کیا؟ انہوں نے کہا کہ کیوں تم لوگ فضل اللہ کے ساتھ شامل ہو کر پاک فوج کے خلاف آپ نے بندوق اٹھائی، پولیس کو آپ ذبح کرتے ہیں، سویلین کو ذبح کرتے ہیں، اغوا کرتے ہیں اور پیسے وصول کرتے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے، یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ سپری محمد کے الفاظ۔ تو میں نے کہا کیا یہ آپ اس میں شریک نہیں؟ اس میں بالکل میں ان کے خلاف ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ سب سے پہلے دعوت ہوتی، پھر اتحاد بین المسلمین، اس کے بعد نہی عن المنکر، اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ اور پانچواں قتال۔
तो सुपी मोहम्मद ने कहा कि फजलुल्लाह ने उल्टी गिनती शुरू की है, उन्होंने सबसे पहला क़िताल शुरू कर दिया। मैंने कहा कि 1994 में हाई स्कूल डेरी में आपका एक जलसा हुआ था, महमूद जान आपका एक साथी था जो आपका बहुत बड़ा कमांडर था। उन्होंने कहा कि मुर्गी फरोख्त करो, बकरी फरोख्त करो, गाय फरोख्त करो, ज़मीन फरोख्त करो, ज़ेवरात फरोख्त करो और असलहा लो। ये बंदूक आपने स्वाति लोगों पर किसके खिलाफ? मैंने कहा कि आप तो यहाँ पे मैदान में एक मस्जिद में सह में बैठा है, लेकिन हमारे मासूम बच्चों की हाथों की उंगलियाँ, उनके चेहरे, उनके सिर उड़ रहे हैं आसमान में, और यहाँ आराम से आपके सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। जंग जो है वो स्वात पर मुसल्लत है, यहाँ भी क्यों नहीं? तालिबान का स्टार्ट था तो मेरी फीलिंग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं भी तालिबान के साथ चला जाऊँ, और उसकी फीलिंग ये थी कि मैं चाहता था कि मेरे साथ मेरे पास अथॉरिटी हो, मेरे पास गन हो और मैं इस तरह जाऊँ, और मुझे मज़ा आ रहा था। मैं तो उस वक्त तकरीबन फर्स्ट ईयर में मैं पढ़ रहा था। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 1 साल बाद जब मैंने बहुत सारे वाक़यात देखी, जब मैं उस वक्त मैं ताज़ा क्लीन शेव कर रहा था, तो तालिबान ने मुझे धमकी दी कि आप क्यों क्लीन शेव करती हो। मेरे घर में आई, वहाँ डिश लगा हुआ था, उसको वहाँ से उतार दिया कि ये तो उसमें गुनाह है। फिर मैं जब कॉलेज आता था तो रास्ते में देखता था कि वो मुर्दी पड़ी हुई थी और गला काटा हुआ था, तो मैंने खुद देखा, सब सवेरे आती थी, तो मुझे उनसे नफरत हो गई। कुछ लोग जो थे, कुछ नौजवान, वो खौफ की वजह से होते थे, कुछ उनके साथ हमदर्दी करके अल्लाह के लिए, अल्लाह के रास्ते पे निकले और जिहाद के नाम पे निकले, तो इस वजह से कुछ थे जो अपने आप को डिफेंस करने के लिए। मैं वाक़या सुनाता हूँ। हमारे गांव में एक शख्स है, उसका छोटा बेटा है तकरीबन 10 साल का, वो पगड़ी बांधता था और वो नकली पिस्तौल जो थे वो करता था और कहता था कि मैं भी बड़ा मुजाहिद बनूंगा। तो उसके अब्बू ने घर में एक बात की थी कि ये सारे जो इधर उधर के लोग हैं ना, जो गड़कप है, वो इसमें शामिल हुए हैं। तो उस बच्चे ने जाकर हमारे इलाके का जो कमांडर था उसको कहा था कि हमारे अब्बू ने ये कहा है। तो वो कमांडर तो अपना था, उसका रिश्तेदार था, तो वो आया और उसे समझाया कि ये तो इसने आके मुझे बताया, अगर किसी अजनबी को बताता, किसी दूसरे इलाके कमांडर को बताता तो आप आज यहाँ नहीं होते। फजलुल्लाह के तारीख ने फौज के खिलाफ इतनी मुहिम चलाई थी कि ये छोटे छोटे बच्चे जब फौज को देख रहे थे तो वो भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे, क्या वो पहुँचा गया, जिस तरह की एक दुश्मन किसी का। मैं तो कहती हूँ कि फौजी जिंदाबाद, इसने हमें बचाया है। अल्लाह किसी भी ऐसा वक्त ना लाए जैसे सवाब किया है रास्ते में। क़यामत जो कहते हैं लोग, वो क़यामत का दिन था, जो ये सवाब के सारे लोग बेसहारा चले जा रहे थे, बीमार जा रहा था, कोई अपनी माँ को पीठ पे लेके जा रहा था, कोई अपने बाप को पीठ पे लेके जा रहा था। क़यामत का नज़ारा था। लोग हमारे पास आ गए कि भाई 18 दिन है, फौज बमबारी कर रहे हैं, शिलिंग हो रही है, कोबरा हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, कर्फ्यू है, खाना नहीं है, पीना नहीं है, पानी नहीं है, दवाई नहीं है, लोग मर रहे हैं, ख़वातीन की ये हालत है, ट्रकों में बच्चे ला रहे हैं। तो खुदा के लिए आप मैदान में आ जाए। ये तालिबान तो इस वक्त का रहने वाले थे, इन इलाकों के लोग हमें जानते थे, मैं उनको जानते था, हमारे जरगे वालों ने उनसे राबिता किया। इस हद तक हम पहुंच गए कि फजलुल्लाह ने कहा कि आप डेरी स्कूल में आ जाओ, हम मुखाबिरे पे आपसे बात कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कुछ शराइत पेश की, जो माहिर आप कर रहे हैं फौज के साथ और हमारे साथ, तो टाइम का पाबंदी करेंगे। दूसरा ये कि फ़ौज ने ये बात बताई है कि हमने इतना सैकड़ों तालिबान मरवाए हैं, तो वो तालिबानों की लाशें हमें हवाला कर रहे हैं। ये भी कहा है कि इतना तालिबान हमने कैद करवाए हैं, तो वो कैदी हमें दे दे। मुझे पता है कि भाई तालिबान जो है ना, हम तो इस वक्त के रहने वाले कितने मरे हैं, नहीं मरे हैं, पहाड़ों में तो पता नहीं चल रहा थी, लेकिन यहाँ पे तो कोई तालिब मैंने नहीं देखा था हमारा। वो सारी उनकी जो शराइत हमने पेश कर दी तो आर्मी मुतफ़िक़ नहीं हुआ। नमाज इशा से लेकर नमाज फजर तक
ऐसे शिलिंग, ऐसे मटर गोले खुजा बांधने पे कि उसकी मैं मिसाल आपको नहीं पेश कर सकता। तो इस वक्त ब्रिगेडियर साहब ने मुझे फ़ोन किया कि भाई जो शरायत है मैं सबको तस्लीम करता हूँ, आप आ जाए। मैं सुबह चला गया। ब्रिगेडियर ने कहा कि आप तालिबान को कितने वक्त में निकालेंगे? तो मैंने कहा कि भाई 18 दिन में आपके साथ टैंक है, बख्तरबंद गाड़ियाँ है, शिलिंग है, तोपखाना है और भारी असला है, लेकिन 18 दिन की लड़ाई में आपने तालिबान को नहीं निकाला। तो मैं 4 घंटे में किस तरह निकाल सकता? तो ब्रिगेडियर हंस पड़ा। उसने कहा कि आखिर कितने में? मैंने कहा कि 4 दिन दे। उसने कहा कि नहीं 4 तो बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा 2 दिन। खुदा की फजल से 2 दिन के अंदर तालिबान के साथ हमारा मुज़ाकरात कामयाब हो गई। तमाम मीडिया ने बहुत ज़ोर शोर से खबर सुनाई कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि खूब में मंजल का तालिबान और फ़ौज की मुज़ाकरात कामयाब हो गई। तालिबान को खुजा बांधने से निकलना पड़ेगा। पहले तालिबान की जंग की वजह से और काफ़ी लोग मारे गए, और उसके बाद फिर आर्मी ऑपरेशन हुआ तो बहुत सारे लोग मारे गए। तो अब ऐसे बेशुमार ख़ानदान हैं जो इंतहाई गरीब हैं और फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, इसमें बेवा ख़वातीन हैं जो बेसर सामानी के आलम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा, अच्छी बात नहीं है कि मुझे एक इंतहाई बाअसर आदमी ने कहा, चुपके से मुझे कहा कि इसमें से अक्सर प्रॉस्टिट्यूट बन गए। आप यहाँ पे आके देखें तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल बूढ़े बूढ़े माँ बाप रह गए और बाकी लोग ज़िबा हो गए, बाकी लोगों को गोलियां मार दी गई, बच्चियों को उठा के तालिबान ले गए। किससे पूछे? तालिबान ने तो हम पे अपना वक्त गुजार लिया। जब ऑपरेशन हुआ, क्राइसिस हुई, मैं अपना खुद का वाक़या सुनाता हूँ कि मैं अपनी खुद की गाड़ी में आ रहा। जब हम चेक पोस्ट पर गुजर रहे थे तो मैंने ID कार्ड उनको दिया। तो आर्मी वाले ने कहा कि आपका तो लिस्ट में नाम है, तालिबान की लिस्ट में आपका नाम है। और उन्होंने मुझे डायरेक्ट जो है ना आंखें बांध की और हाथ जो है ना पीछे बांध की और डायरेक्ट ले गए मुझे। मैंने उनसे पूछा एक दिन कि अगर मेरा कोई कसूर है, मुझ में आपको कोई इस तरह तालिबान वाले हरकत दिखती है तो मुझे यहाँ मार के दरिया में डाल दो। अगर नहीं दिखती तो क्यों मुझे यहाँ रखा हुआ है? 60 दिन जब मैंने गुजारी तो उन्होंने मुझे एक सारी बोल के मुझे छोड़ दिया। अपनी पोजीशन भी तो मुझे एज अ सिटीजन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं क्लियर करूं। तो अगर ऐसी कोई गलती हो गई, जो माइनर सी गलतियां हो जाती हैं वॉरिंग सिचुएशन में, ठीक है, तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है। हमें इससे साइकोलॉजिकली ऊपर आना चाहिए। ये नहीं कि वहीं पे देर हो जाना चाहिए कि भाई आर्मी ने ऐसा कर दिया। ठीक है, आप ये देख रहे हो कि आर्मी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, लेकिन हम जो आज़ाद घूम रहे, मैं जो आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ किसी खौफ व ख़तर के बगैर, ये भी तो आर्मी का ही एहसान है। यहाँ तक कि जब तालिबान जैसे गए और मिलिट्री ऑपरेशन हुआ तो लोगों ने घरों को लूट लिया। सारे सब जितने भी तालिबान के घर थे, बड़े बड़े घर, वो सब उन्होंने लूट। पूरी फैमिलीज यहाँ से शिफ्ट हो गई, बच्चे बीवियाँ। तो उनके रिश्तेदार भी कोई नहीं आ रहे? रिश्तेदार असल में आर्मी ने ऐसा ऑपरेशन यहाँ पे किया, सर्च ऑपरेशन, कि उनके पूरे खानदान को यहाँ से निकाल दिया। और इनकी जितनी भी लैंड थी वो गवर्नमेंट ऑफ KPK को 100 ईयर्स के लिए 100 ईयर्स तक इनके जो वो पोते पड़पोते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। अभी खैर है, कोई कुछ नहीं कहता, कोई तारीफ नहीं है। मैंने तो नहीं देखा। हम बाजार भी जाते हैं, मैं आज भी अपना सौदा लेकर आई हूँ, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। 9 सितंबर 2012 को ताहिरा बीबी ने बड़े यकीन से कहा कि अब सवात में कोई तालिबान मौजूद नहीं, मगर सिर्फ 1 महीने बाद ही यानी 9 अक्टूबर 2012 को तालिबान के 14 साला मलाला यूसुफजई पर कातिलाना हमले ने यकीनन ताहिरा बीबी की उम्मीद और यकीन को धचका लगाया होगा और अपने सिक्योरिटी इदारों पर उनका यकीन मुतज़लज़ल हो गया होगा। इस वाक़ये ने पूरे पाकिस्तान में दुख और तशवीश की एक लहर दौड़ा दी और पाकिस्तान की अक्सरियत ने जब तालिबान की इस मकरूह हरकत पर नफरत और गम और गुस्से का इजहार किया तो इंतहा पसंद सोच रखने वाली मजहबी सियासी जमातें अपने साजिशी हथकंडों के साथ तालिबान की हिमायत में सोशल मीडिया पर मुतहर्रिक हो गईं और इस वाक़े को मशकूक बनाने की नाकाम कोशिश करने लगीं।
जनाब खुशहाल हयात खान को मेंबर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ और मैं उनसे तवक्को रखती हूँ कि आप सवात के बच्चों के मसाइल हल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। आज के सेशन के लिए असम्बली सेक्रेटरीट को बच्चों के हकूक़ के हवाले से 10 करारदादें मौसूल हुई हैं। मैं मुआज़्ज़ज़ रुकन असम्बली जनाब खुशहाल हयात खान को दावत देती हूँ कि वो तालीम की अहमियत के हवाले से अपनी करारदाद पेश करे। जी खुशहाल। मलाला का हमें पता चला तो हम फौरन वो सेंट्रल हॉस्पिटल जाने के लिए निकले, तो वो इतने गमगीन थे वहाँ पे जैसे सब कोई क़यामत आई हो। सवात में बिल्कुल सन्नाटा सा था, कोई लगता ही नहीं था कि यहाँ पे लोग रहते हैं। सबके चेहरे इतने परेशान थे कि जैसे किसी के घर में मातम हुआ हो। लेकिन ये अभी आहिस्ता आहिस्ता मतलब पता नहीं कौन लोग हैं जो कि एंटी पाकिस्तान है या एंटी सवात है कि एंटी वुमेन है कि वो ये चीज़ कर रहे हैं। खुद देखा है वो पहले जब जैसे उसे गोली लगी वो गए अयादत के लिए देखने के लिए और उन्होंने कहा कि हाँ गोली लगी थी और वो अब्बा से बात भी कर रही थी। तो जैसे उन्होंने देखा हुआ है तो पता है उनको कैसा हुआ है। तो फिर ये वाली कैसे ये कैंपेन एक पूरी बन गई कि हुआ ही नहीं कुछ? तो आप फेसबुक पे भी देख लें तो हर दूसरी पिक्चर में वो यही बता रहे हैं कि ये लानत है और सलाला से मलाला तक सब एक ढोंग है और ये एक तबका ही होगा जो ये सब कर रहा है, तो वो मुखालिफिन ही होंगे और कौन होंगे। किसी ने बहुत अच्छी प्लानिंग की हुई थी कि डायरेक्ट ये नहीं कहा जा सकता था कि मलाला यूं है या ये है। पहला स्टेप उन्होंने ये लिया कि मलाला के वालिद ने खुद ये अटैक करवाए हैं, लोग उनके वालिद के खिलाफ हुए। उसके बाद जब देखा कि अटैक हो गया है, लोगों के जहनों पर जहन बदल गए हैं, उसके बाद फौरन मलाला की ज़ाती ज़िंदगी पर बातें बननी शुरू हुई कि मलाला 3 माह की हामला है। असल में बात यह है कि सवात के लोग मलाला के खिलाफ नहीं है, सवात के लोग खुद डरे हुए हैं। हर बंदा दिल में महसूस करता है कि मलाला सही है, लेकिन मलाला को कोई फेवर करने से डर है। हमने बहुत चाहा हम प्रोटेस्ट करें। इतनी फौज है, फौज होने के बावजूद पहले तो उसको टारगेट किलिंग होते कैसे हैं? हर इंसान अपने दिल पर लाकर सोचे, अपनी औलाद पे लाकर सोचे कि वो स्कूल जा रही है, उसकी क्या उम्र है, उस पर इस तरह के अटैक्स हो रहे हैं। ये तो बहुत अफसोस की बात है इस तरह की। खासकर मैं आर्मी वालों से बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आप लोग के होते हुए इस तरह के हमले हो रहे हैं। ये सही बात नहीं हुई है, जो हुई है वो सही नहीं है। अगर कोई तालिबान को मैसेज देना चाहें, क्या मैसेज दें? पहले तो मैं जानती नहीं किसी को, अगर मैंने जान लिया तो मैं इसको कहूँगी कि बेटा अल्लाह के लिए आराम से बैठ।